नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। महाराष्ट्र के भंडारा के जिला अस्पताल में लगी आग में झुलसकर 10 बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों की उम्र 1 दिन से लेकर 3 महीने तक बताई जा रही है। आग रात के 2 बजे अस्पताल के न्यूबॉर्न केयर यूनिट के आईसीयू में लगी थी। बताया जा रहा है कि मौजूद नर्स ने न्यूबॉर्न केयर यूनिट में धुआं उठता देखा तो उसने दरवाजा खोला तो कमरे में चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दिया। नर्स ने तुरंत इसकी जानकारी अस्पताल के अधिकारियों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने अस्पताल में लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक आग अस्पताल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले चुकी थी। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। उपचार ले रहे थे, शॉर्ट सर्किट के वजह से जो मुझे बताया गया है, प्रथम दर्शनी की वहाँ पर आग लगी और वो फायर के वजह से बहुत बड़े पैमाने पे उस वार्ड में ब्लैक कलर का स्मोक धुआं निर्माण हुआ। वहाँ पर जो भी नर्स और वार्ड वाइज सिक्योरिटी लोग थे, उन्होंने पूरा कोशिश करके कुल मिला के 2 वार्ड में मिला के 17 बालक थे, उसमें से 7 बालक बचा पाए और 10 बालक की दुर्दैव से मृत्यु हुई है। उसमें सफोकेशन से 7 बालक की मृत्यु हुई और 3 बालक की फायर के वजह से मृत्यु हुई है। यहाँ पर ये घटना स्थल पर कलेक्टर, एसपी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर, सिविल सर्जन सभी लोग रात को 1:30 बजे 2 बजे के बाद अभी तक काम कर रहे हैं। जो 2 लीगल प्रॉब्लम्स थे, जिसमें एक पोस्टमार्टम ज़रूरी होता है, लेकिन होम सेक्रेटरी ने ये वेव किया है और पोस्टमार्टम न करते हुए बॉडीज़ को फैमिली के ताबे में देने के लिए वहाँ पर हमने आदेश जारी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा सवेरे हुई और उन्होंने 5 लाख रुपीस पर फैमिली देने की घोषणा की है और अभी सभी फैमिलीज को पर फैमिली 5 लाख दी जाएगी। ये घटना का जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा, उस अनुसार जो भी लोग दोषी पाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई लापरवाही हुई है तो उसके बारे में भी पूरी तहकीकात और जानकारी दी जाएगी और आइंदा ऐसी घटना न घटे, इसीलिए जो भी प्रावधान है, जो भी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, वो ज़रूर प्रिकॉशंस लिए जाएंगे और सभी फैमिली के इस दुख के घटना के माध्यम से महाराष्ट्र की सरकार इस बहुत ही दुखद घटना में सहभागी है और हम सभी लोग इसके माध्यम से जो भी मदद लगेगी वो मदद देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इस बीच आपको बता दें, पीएम मोदी ने भंडारा की घटना पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। पीएम मोदी ने भंडारा की घटना पर दुख जाहिर किया। पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के भंडारा में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां हमने कई मासूमों को खो दिया। मेरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। उम्मीद है कि घायल जल्द ठीक हो जाएंगे। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? देखिए, इस पूरे मामले में 2 अलग अलग पहलू काम कर रहे हैं। पहला ये कि जो लोग बचे हैं उनको वहां से शिफ्ट किया गया है दूसरे अस्पतालों में और साथ ही साथ वहां पर उस वार्ड और उस सेक्शन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और अब वहां पर इंक्वायरी कंडक्ट कर दी गई है। साथ ही महाराष्ट्र के कई मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजेंद्र पाटिल वो 12 बजे पहुंच रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री अनिल देशमुख भी पहुंच रहे हैं उस जगह पर। यानी एक तरीके से एक बड़ा हादसा है और खास करके ऐसे समय में जब हम स्वास्थ्य विभाग को अपग्रेड कर रहे हैं, खासकर कोरोना के समय में,
और ऐसे समय में सरकारी अस्पताल में इस तरीके का हादसा होता है तो निश्चित ही कहीं न कहीं लापरवाही है और सरकार को भी पता है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने सुबह राजेश टोपे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको बुलाया है। उनको बुला करके सारी घटना की जानकारी लेने के बाद तुरंत इसमें जांच के आदेश दिए हैं और तुरंत रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। साथ ही साथ घायलों जो भी मृतक हैं उनके परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कहा है और ऐसी घटना ना हो इसको लेकर के भी सतर्कता रखने के लिए कहा है। लेकिन जिस तरीके की घटना सामने आई है वो कहीं न कहीं दुखद है और उसको लेकर के अब सरकार पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए कि सरकारी दावे जिस तरीके से पिछले 8 महीने 10 महीने के दौरान रहे लेकिन वास्तविकता दूसरी रही और ठीक उसी तरीके की चीजें अब एक बार फिर भंडारा में देखने को सामने आ रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि लापरवाही आखिर किसकी थी और किस हद तक हुई, कहां पर हुई लापरवाही जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें भंडारा की घटना पर गृहमंत्री अमित शाह ने दुख जाहिर किया। अमित शाह ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के भंडारा जिला में अस्पताल में आग की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपना दर्द शब्दों में नहीं बता सकता। मेरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पीड़ित परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति दे। भंडारा में 10 बच्चों की मौत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, भंडारा जिला अस्पताल में आग से मासूमों की मौत से गहरा दुख पहुंचा है। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदना। अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर लापरवाही कहां पर हुई जिसके चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ। जरा मुझे सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि हादसा किस तरीके से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। देखिए, घटना करीब 1.5 से 2 के बीच की है जिस समय में NICU में खासकर अति दक्षता कक्ष जहां पर वेंटिलेटर्स में बच्चों को रखा गया था और वहां पर शॉर्ट सर्किट की घटना बताई जा रही है। जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मी बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट की घटना के बाद आग ने तुरंत उस पूरे वार्ड को चपेट में ले लिया जहां पर 10 बच्चों की मौत हो गई और उसके अलावा 7 को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि उनको भी हल्की चोटें आई हैं जिन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लापरवाही जहां तक जो सबसे बड़ी सामने आ रही है, चूंकि NICU का वार्ड होने के कारण वहां पर ऑलरेडी नर्सेस और डॉक्टर्स की टीम होती है और पूरे सर्विलांस करने के लिए। ऐसे में क्या इस तरीके की शॉर्ट सर्किट की घटना जहां पर दिखी गई या जहां पे पहला हुआ, क्या वहां पर कोई स्टाफ या नहीं था या डॉक्टर्स की जो टीम थी वो वहां पर नहीं थी कि जिस जगह पे NICU में ये पूरा हादसा हुआ है। ये सवाल सबसे बड़ा है कि उस खासकर उस ICU यूनिट्स में वहां पर एक पूरी टीम होती है हमेशा 24 आवर्स सर्विलांस करने के लिए। तो ऐसे में उस दौरान आखिर उस टीम ने क्यों ध्यान नहीं दिया? इन तमाम चीजों को लेकर सवाल तो जरूर है। अभिषेक, लौटेंगे हम आपके पास अपडेट के लिए। और आइए बढ़ते आगे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज पश्चिम बंगाल के 1 दिन के दौरे पर वर्धमान पहुंचेंगे। वो आज पूरा दिन किसानों के साथ बिताएंगे। नड्डा का ये लगातार दूसरे महीने बंगाल दौरा है। पिछले महीने बंगाल दौरे के दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ था। श्री राधा गोविंद मंदिर में पूजा करके नड्डा अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वो जगदानंदपुर गांव में घर घर जाकर एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की करेंगे शुरुआत। नड्डा आज जगदानंदपुर गांव में कृषक सुरक्षा ग्राम सभा को भी संबोधित कर राज्य भर में बीजेपी के विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित की जाने वाली 40,000 सभाओं की भी करेंगे शुरुआत। वहीं दिन का खाना वो उसी गांव में किसान परिवार के साथ खाएंगे। दोपहर 3:15 बजे JP नड्डा वर्धमान में एक रोड शो भी करेंगे। तो पिछली बार जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे उस दौरान उन पर हमला हुआ था और अब उसके ठीक बाद अब ये दूसरा दौरा JP नड्डा का। तो आपको बता दें, पिछले महीने जब नड्डा बंगाल पहुंचे थे तो उनके काफिले पर हमला हुआ था। ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर जाते वक्त उनके काफिले को निशाना बनाया गया था। इस हमले में कई बीजेपी नेता जख्मी हुए थे, लेकिन ठीक 1 महीने बाद बीजेपी अध्यक्ष फिर से बंगाल पहुंच गए हैं। दरअसल इस साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। TMC बीजेपी में सीधी टक्कर है, इसलिए इस चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी 200 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रही है।
और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत यादव पश्चिम बंगाल के बर्धमान से हमारे साथ मौजूद हैं, आशिका सिंह कोलकाता से हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले विक्रांत, आपके पास आते हुए सबसे पहले यही बताइए कि आज पूरे दिन क्या क्या कार्यक्रम नड्डा का रहने वाला है और सुरक्षा को लेकर कितने पुख्ता इंतजाम, क्या इस बार उनका दौरा सुरक्षित रहेगा, इस चीज को लेकर सुनिश्चित किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल पिछली बार जिस तरीके की घटना हुई थी उसके बाद से सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं। इस समय मैं राधे गोविंद मंदिर में हूं, जहां पर सबसे पहले जेपी नड्डा पहुंचेंगे और यहीं पर दर्शन करने के बाद वो अपना दिन भर का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ये राधे गोविंद मंदिर यहां पर कम से कम 500 साल पुराना है और जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए कुछ लोग भी मौजूद है। इस मंदिर के पहले तो महत्व के बारे में थोड़ा अगर बता सके हमारे दर्शकों को। ये बहुत पुराने प्राचीन मंदिर है, यहाँ चैतन्य महाप्रभु का पुण्य भूमि। इस मंदिर में राधा माधव जी का अवस्थान है और यहाँ माननीय नड्डा जी जैसे ही हेलीपैड में उतरेंगे सबसे पहले वो हम लोग स्वागत करेंगे कूलो दिए। ये हमारा बंगाल की ट्रेडिशन है, कूलो के साथ उनको संवर्धना दे के फिर वो अंदर मंदिर में जाएंगे और जाके वहीं पे आराधना करेंगे राधा गोविंद जी का। आज दिन में वो किसानों के घर भी जाएंगे, किसान उन्हें 2 मुट्ठी अनाज भी देंगे, चावल देंगे, तो इसका क्या महत्व है? क्या किसानों से संपर्क साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है? माननीय नड्डा जी आज यहाँ पे आ रहे हैं जगदानंदपुर ग्राम पंचायत में, क्योंकि यहाँ से वो पूरे पश्चिम बंगाल के 58,000 गांव में जाने वाला एक नया कैंपेन एक मुठो चाल, मतलब एक मुट्ठी चावल दीजिए, जो किसान भाई लोग हमारा घर में उनके अपना एकमात्र संपद है जो धान और चावल वो उगाते हैं, उसी से वो शुरुआत होगी कैंपेन का। और माननीय नड्डा जी यहाँ पे एक मेगा किसान रैली करेंगे, उसके माध्यम से इस प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे और उसके बाद किसान भाइयों के घर में जाएंगे। तो देख सकते हैं कि पूरी तैयारी की जा चुकी है, बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हैं, काफी महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर इंतजार कर रही हैं जेपी नड्डा का। आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा के आने का अभी समय है, लेकिन यहाँ पर काफी महिलाएं पहुंची हुई हैं, इंतजार कर रही हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बहुत जल्दी आकर के इंतजार कर रहे हैं काफी देर से? हम लोग बहुत दूर से आया है, मैं कलना से आया, कलना नगर से, और मैं महिला मोर्चा का जीएस था। मेरा बाजू में जो है वो है शोभा नेत्री। मैं 1 घंटा से ज्यादा है। आप लोग एक ट्रेडिशनल ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं, इसका कोई खास वजह है? इसका कोई खास वजह नहीं है, बस हमारा ड्रेस कोड यही है कि येलो पहनेंगे हम, क्योंकि जिया पर मंदिर में आएंगे हमारा नड्डा जी, सो हम लोग यहाँ पर येलो ड्रेस कोड में चले आए। हम लोग सब कलना से आए जी। चलिए विक्रांत, लौटेंगे आपके पास। तो कार्यकर्ता किस तरीके से ट्रेडिशनल वेशभूषा में फिलहाल नजर आ रहे हैं और राधा गोविंद मंदिर में विक्रांत मौजूद है, जहां पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि जो दौरे की शुरुआत होगी वो यहां मंदिर से शुरू करेंगे। आशिका भी हमारे साथ कोलकाता से बनी हुई है। आशिका, भी वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? मैं सबसे पहले आपको सुधार दूं, मैं कोलकाता में नहीं हूं, मैं बर्धमान में हूं। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, हर तरफ बीजेपी के झंडे। यही वो जगह है जहां से थोड़ी देर बाद दोपहर को जब वहां कटवा से बर्धमान की तरफ आएंगे जेपी नड्डा, यहीं से अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। क्लॉक टावर है ये बर्धमान का, यहीं से रोड शो की शुरुआत करेंगे। और ये जो पूरी यात्रा है बहुत ख़ास इसलिए कहा जा सकता है कि अन्नदान जो एक संदेश है, एक तरफ किसानों का आंदोलन तो दूसरी तरफ साफ संदेश देने की कोशिश हो रही है कि अन्नदान के जरिए किसानों के साथ है। मैं यहाँ पे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता कलकत्ता से आए हैं, इनसे बात कराऊंगी। आप कलकत्ता से आए हैं, कितनी घंटे लगे? 4 घंटे लग गए आने में, 3.5-4 घंटे आने में लग गए। और पूरे दिन यहीं पर रहेंगे? जी जी बिल्कुल, नड्डा जी का इंतजार करेंगे रोड शो में, फिर उनके और भी कार्यक्रम हैं, उनका इंतजार करेंगे यहाँ पर। पिछली बार जब वो आए थे तो जो घटना हुई थी, आप लोगों की गाड़ियों पर तो पत्थर चल गए थे, इस बार ऐसा कुछ डर तो नहीं है? घटना के बाद जो प्रतिक्रिया हुई, आशा है उस प्रतिक्रिया शासक दल को संदेश मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला है तो जनता देख रही है। हमें हिंसा का बदलाव करना है, हिंसा का बदलाव करना है, इसीलिए नड्डा जी आ रहे हैं यहाँ बदलाव करने के लिए। तो बर्धमान ये वो इलाका है जहाँ तृणमूल जो है जीतती रही है। यहाँ पर अब तस्वीरें मैं अगर आपको दिखाऊं, हर तरफ बीजेपी के झंडे, घरों पर, दुकानों पर, और यहीं से रोड शो दोपहर के बाद जब निकलेगा तो भी यहाँ पर भीड़ बहुत होगी। सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। गायत्री जी बिल्कुल, तो जहां से रोड शो होगा, जहां से गुजरेगा, वहां पर हमारी सहयोगी बर्धमान में ही मौजूद है आशिका सिंह। आशिका, लौटेंगे हम आपके पास। ये भी बता दें कि नड्डा के दौरे के पहले ही
बीजेपी की तरफ से बंगाल में लव जिहाद का मुद्दा उछाल दिया गया है। बीजेपी ने बंगाल में अपनी सरकार बनने पर लव जिहाद पर कानून बनाने का ऐलान किया और ममता पर शाहरुख के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा दिया। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में दरअसल जिन बीजेपी के बड़े नेताओं को, चाहे वो राज्य के मंत्री हों, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, चुनाव की तैयारियों में अपना सहयोग दिया जाए। इस सबके बीच नरोत्तम मिश्रा भी उन्हीं में से एक हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। और लव जिहाद के मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल पर उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। पश्चिम बंगाल की भी आपको अब जिम्मेदारी दी गई है, चुनाव जितवाएंगे वहाँ पे। आपने दूसरे राज्यों में भी जीता, तो क्या स्थिति है चुनाव में? क्या भाजपा सरकार बना रही है? 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है। अब की बार 200 पार। लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं टीएमसी के जो मंत्री हों या बड़े नेता हैं, वो सब शामिल हो। तो क्या पहले ही उन लोगों ने भांप लिया है, या ये जो विपक्ष कहता है कि भाजपा के पास अपने नेता नहीं है, वो दूसरे के इंपोर्ट कर रही है, वो स्थिति है? विपक्ष क्या कहता है उस पर मत जाओ। विपक्ष अब देश में बचा कहाँ है? एक इटली में है, बाकी लोग सर्दी से आराम में हैं। जहाँ तक टीएमसी वालों का कहना है, तो टीएमसी वाले सोचें कि उनके पास बिकाऊ माल था क्या अभी तक, जो ऐसा कह रहे हैं बेच लिए, खरीद दिए। वहाँ पर आम जनता खड़ी हो गई है, कार्यकर्ता नहीं, ममता दीदी के कुशासन को समाप्त करने के लिए। और जनता जब खड़ी हो जाती है तो आप ये तय मानिए कि सूपड़ ही साफ होता है उस पार्टी का। तो ये बड़ा दावा बीजेपी की तरफ से, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कि सूपड़ा साफ होगा टीएमसी का। विक्रांत, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, ये जो तमाम दावे हैं, आरोप प्रत्यारोप है, उस पर तो हम लगातार चर्चा आपसे करेंगे ही, लेकिन जरा ये बताइए, तस्वीर भी वहां की दिखाइए, क्योंकि यहीं से आप बता रहे हैं कि दौरे की शुरुआत होगी जेपी नड्डा की। कितने बजे पहुंचेंगे उस मंदिर में, और फिलहाल की तैयारियां क्या है, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वहां पर? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो मंदिर का कैंपस है, यहीं पर हेलीपैड भी बनाया गया है। और लोग, ये जो बीच में है, ये हेलीपैड है, यहीं पर उनका जो बीजेपी अध्यक्ष का हेलीकॉप्टर उतरेगा। उसके बाद सबसे पहले इस मंदिर में आएंगे, मंदिर में आकर के दर्शन करेंगे। और मंदिर की प्राचीन महत्व है, ये करीब 500 साल पुराना मंदिर है। लोगों में इस मंदिर को लेकर काफी आस्था है, और इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो, इसको सुरक्षित रखा जा सके, संरक्षित रखा जा सके, इसकी मांग यहाँ पर लंबे समय से यहाँ के लोग करते रहे हैं। और कितने लोग उनके स्वागत में आए हैं, इसका अंदाजा देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइन में महिलाएं पूरा इंतजार कर रही हैं और उनके पीछे पुरुष और बच्चे खड़े हुए हैं। तो ये सभी लोग अभी यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष के आने में करीब 1 से 1.5 घंटा है, लेकिन ये लोग यहाँ पर सुबह से पहुंचे हुए थे और उनका इंतजार कर रहे हैं। कई लोग तो काफी दूर दूर से आए हैं, और मंदिर के द्वार पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो इंतजार कर रहे हैं। और पुलिस ने भी अपनी सुरक्षा का काफी पुख्ता इंतजाम किया गया है, क्योंकि जिस तरीके की चूक पिछली बार हुई थी, वैसी चूक इस बार ना हो, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। लोगों को, जो बाहर के लोग हैं, उनको बाहर ही रोका जा रहा है। अंदर केवल जो पार्टी ने जिनको आने की अनुमति दी है बीजेपी का, वही लोग अंदर आ पा रहे हैं। बाकी लोगों को बाहर ही रोका गया है, क्योंकि मंदिर में किसी तरीके की अव्यवस्था न फैल जाए, इसका भी पूरा इंतजाम रखा जा रहा है। जी विक्रांत, एक तरफ जिस तरीके से अभियान चलाना है जेपी नड्डा को, तो वहीं कार्यकर्ता भी उसकी कमान संभालेंगे। उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ता भी इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, एक तरफ जेपी नड्डा तो दूसरी तरफ कार्यकर्ता। देखिए, बिल्कुल अभी जब हमने आपको गेट पर जो मुलाकात करवाई थी, उन महिला ने जो जानकारी दी, इस अभियान के तहत बीजेपी 48,000 गांवों में जाकर के लोगों से 2 मुट्ठी अनाज, 2 मुट्ठी चावल इकट्ठा करेगी। तो ये एक जो चावल इकट्ठा करने का जो अभियान है, ये 48,000 गाँव में किया जाएगा। और इसके तहत पीछे बीजेपी की मंशा ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क होगा। और जब बीजेपी किसी किसान के घर जाती है, उससे चावल लेगी, तो न केवल उससे संपर्क बढ़ेगा, बल्कि बीजेपी को ये उम्मीद है कि फिर आने वाले समय में उसी संपर्क के कारण वो बीजेपी को वोट भी देगा। तो एक तरह से एक बड़ा जनसंपर्क अभियान है, जिसमें लोगों के घर जाकर के उनसे चावल लिया जाएगा, और उसी के सहारे पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव में अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे, उनसे संपर्क भी साधेंगे। जी ठीक है विक्रांत, हम लौटेंगे आपके पास। ये तैयारियां लगातार हमारे दर्शकों को दिखाते रहिएगा आप, लेकिन इस बीच ये भी बता दें, टीएमसी और कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष के बंगाल दौरे को ड्रामा करार दिया। ये सब नाटक है, बंगाल में ये सब नहीं चलेगा। नड्डा जी, आपके लिए बहुत बड़ा एक गड्ढा तैयार हो गया बंगाल में, वो गड्ढा में गिर जाएगा।
उठाने नहीं सकेगा। जिस लोग को ले रहा है साथ में, ये लोग आपको उठाने नहीं सकेगा। They are the great dramatists of our country. It is nothing but a drama. आशिका, आपके पास आते हुए आप किस तरीके से अब टीएमसी इस पूरे बंगाल दौरे को लेकर सवाल खड़े करे, निशाना साध रही है, और मदन मित्रा तो यहां तक कह रहे हैं कि भाई एक गड्ढा खोद दिया गया, उसमें जेपी नड्डा गिर जाएंगे। किस तरीके से देखें टीएमसी का इस तरीके से रिएक्शन? बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस शुरू से ही बीजेपी के जो भी नेता बाहर से आते रहे हैं उनको लेकर कहते रहे हैं कि ये बाहरी हैं और हम यहाँ के लोग हैं। हमारे साथ बर्दवान में कुछ जो बीजेपी के वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताया जाता है तृणमूल की तरफ से कि जो बीजेपी के नेता हैं वो तो बाहरी हैं और तृणमूल वाले यहाँ के लोग हैं। तो मैं उस तृणमूल कांग्रेस की वालों को, दीदी को, अभिषेक बंदोपाध्याय को बोलना चाहती हूँ, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी कोई आंचलिक दल नहीं है, वो सर्वभारतीय या विश्व का सबसे बेहतरीन दल है। तो हम वो जब बाहर से पीके को ले आता है, एक मैनेजमेंट की तरफ से पीके को ले आता है, तो वो क्या बढ़ेगा तो नहीं होता है। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि अगर बीजेपी के नेता बाहरी हैं तो फिर पीके जो कि रणनीतिकार है चुनाव के तृणमूल कांग्रेस के लिए, वो बाहरी नहीं है क्या? तो लगातार, और दूसरी तरफ आज जो जनसंपर्क अभियान नड्डा चलाने वाले हैं, इसके बारे में बात की जाए तो अन्नदान महादान जिसे कहा जाता है, और जब भी कोई शुभ अनुष्ठान होता है, यज्ञ भी होता है, तो वहाँ भी अक्षत जो है चढ़ाए जाते हैं। तो इसका महत्व बहुत बड़ा है। इसको लेकर के आज लोगों के बीच में उतरना, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है गायत्री। बिल्कुल एक बड़ा संदेश है। आशिका, हम लौटेंगे आपके पास। अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि बीजेपी अध्यक्ष के बंगाल दौरे पर जाने पर पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो दिल्ली में आए हुए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। विक्रांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, एक तरफ राज्यपाल दिल्ली पहुंचे हुए हैं तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा का ये दौरा, इन दोनों को किस तरीके से देखें? क्योंकि राज्यपाल भी लगातार ममता सरकार पर ये कहते हुए सवाल उठाते रहे हैं कि वो नीतियों के मुताबिक नहीं चल रही है, संविधान के मुताबिक नहीं चल रही हैं। देखिए, बिल्कुल राज्यपाल का ये दौरा हालांकि पहले से तय था और जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम था वो भी पहले से तय था, तो दोनों में कोई आपस में लिंक नहीं है। लेकिन लिंक जो जुड़ा हुआ है वो बंगाल को लेकर के संबंध जरूर है, क्योंकि जब राज्यपाल मिलेंगे गृह मंत्री से तो निश्चित तौर पर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर तमाम बातें होंगी, विचार विमर्श होगा। क्योंकि लगातार राज्यपाल की तरफ से कहा जाता है कि बंगाल की जो कानून व्यवस्था है वो उस तरीके से ठीक नहीं है, और जगह जगह ये कहा जा रहा है कि हथियारों के कारखाने बने हुए, पुलिस और प्रशासन मिल करके अपराध और अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, उस पर रोक नहीं लगा रहे। इस तरीके की बातें राज्यपाल की तरफ से कई बार, जाहिर बात है जब वो गृह मंत्री से मिलेंगे, देश के गृह मंत्री से मिलेंगे, तो उनको इन सभी चीजों की जानकारी भी देंगे और ये बताएंगे कि राज्य की इस समय की कानून व्यवस्था किस तरीके की है, और आने वाले समय में अगर केंद्र से किसी तरीके की मदद की जरूरत हो तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे। हालांकि ये काफी महत्वपूर्ण दौरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि राज्यपाल पहले भी कई बार इस तरीके की बातें बोल चुके हैं, और हालांकि टीएमसी उन पर यह आरोप लगाती है कि वो राजनीतिक प्रतिशोध के कारण इस तरीके के आरोप लगाते हैं। लेकिन राज्यपाल का साफ ये कहना है कि वो जिस तरीके की उनके पास सूचनाएं आ रही हैं तंत्र के द्वारा, उन्हीं को वो बता रहे हैं, और राज्य में जिस तरह से अपराध और अपराधी खुल करके बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन उन्हें संरक्षण देता है, इस तरीके की भी कई घटनाएं सामने आई हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक आज दोपहर बाद होने वाली है। बिल्कुल, सिर्फ बातचीत होगी गृह मंत्री के सामने, पूरा जो वहां की परिस्थिति है पश्चिम बंगाल की वो रखी जाएगी राज्यपाल की तरफ से। अब वहां से भी कोई एक्शन हो सकता है। आएंगे विक्रांत इस पर आपके पास। आशिका, आप क्योंकि वहां पर मौजूद है जहां से ये रोड शो गुजरेगा, आपने कहा कि ये वो जगह है उन इलाकों में आती है जहां टीएमसी का प्रभाव बहुत ज्यादा है, यानी एक बार फिर से जेपी नड्डा ने उस जगह को चुना है जो टीएमसी का गढ़ रहा है, टीएमसी का प्रभाव क्षेत्र रहा है। बिल्कुल, और बर्दवान यहाँ पर हिंदी भाषी पॉपुलेशन भी काफ़ी है, तो ऐसे में टीएमसी के लिए भी बहुत मुश्किल है इनको इस बार संभाल पाना, और बीजेपी पूरा दम लगा रही है कि ये जो हिंदी भाषी हैं वो उनके साथ हो जाए, न सिर्फ बर्दवान बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल की बात करें तो। और इसी क्रम में आज यहाँ पर जो रोड शो होने वाला है उसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, पूरी सड़क जो है हर तरफ
सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के झंडे और जो भाजपा के नेता हैं उनके पोस्टर और बैनर ही नजर आ रहे हैं। तो तैयारी यहाँ पर रोड शो की पूरी हो चुकी है। गायत्री, चलिए आशिका, बिल्कुल आपके पास लौटते रहेंगे। बड़ा सवाल यही कि रोड शो के जवाब में रोड शो, लेकिन किसे फायदा और कितना फायदा, क्योंकि रोड शो तो ममता बनर्जी की तरफ से भी किया जा रहा है। हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए जेपी नड्डा के दौरे को लेकर। और आइए बढ़ते आगे, बात सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि ये जुड़ी है आपकी सेहत से। धीरे धीरे देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत पहुंच चुकी है। इंदौर में चिकन बेचने पर रोक लगा दी गई है, जबकि हिमाचल में पक्षियों की मौत का सिलसिला बना हुआ है। पुंछ में भी प्रशासन सतर्क है, जबकि केरल में भी प्रशासन ने निगरानी को बढ़ा दिया है। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे की वजह से पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पड़ोसी राज्यों से मुर्गियों के आयात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। बताया गया कि एहतियात बरतते हुए यह प्रतिबंध 15 जनवरी तक लागू रहेगा। तो मुर्गियां आयात करने पर रोक लगा दी गई है। जिस तरीके से बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो बढ़ रहा है, 15 जनवरी तक लगा दी गई है रोक। कई राज्यों में इसका खतरा लगातार देखने को मिल रहा है और इस सब के बीच एहतियात के तौर पर ये तमाम कदम बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे की वजह से पंजाब सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। पड़ोसी राज्यों से मुर्गियों का जो आयात होता है उस पर फिलहाल पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है और जानकारी है कि एहतियात बरतते हुए प्रतिबंध 15 जनवरी तक लागू रहेगा। तो कई राज्य हैं जहां पर यह खतरा बना हुआ है और इस सब के बीच वहां की राज्य सरकारों की तरफ से अपने अपने तरीके से कदम और एहतियात बरतते हुए, और इसी कड़ी में पंजाब भी अब सख्त नजर आ रहा है। पंजाब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जो मुर्गियों का आयात दूसरे राज्यों से होता रहा है उस पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया जाए। 15 जनवरी तक ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इस वक्त हमारे सभी सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद मंसूरी दिल्ली के गाजीपुर पर मौजूद हैं, भवानी सिंह जयपुर में मौजूद हैं, मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ हैं, अतुल व्यास जूनागढ़ गुजरात से, मनोज कुमार पंचकुला हरियाणा से। सबसे पहले पंचकुला चलते हैं। मनोज कुमार, आपके पास आते हुए किस तरीके के अब एहतियाती कदम यहां हरियाणा सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, हरियाणा सरकार की बात करें तो कल ही हरियाणा में और खासकर पंचकुला जिला में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। उसके बाद से पंचकुला में जहां पर पोल्ट्री फार्म की जो मृत मुर्गियां थी जिनमें ये बर्ड फ्लू पाया गया है, उसके 1 किलोमीटर के जो दायरा है उसको इन्फेक्टेड जोन घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलांस जोन में तब्दील कर दिया गया है और इस बीच 10 किलोमीटर के अंदर जितनी भी पोल्ट्री फार्म्स हैं यहाँ से किसी भी प्रकार से चिकन या अंडों की जो सप्लाई है उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है। यहाँ तक कि जो दाने के लिए जो अनाज होता है वो भी बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। और इस बीच हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनकी करीब 1,66,000 मुर्गियों को आज से मारना शुरू किया जाएगा। हालांकि इसके लिए एवज में हरियाणा सरकार मुर्गी पालकों को प्रति मुर्गी 90 रुपये का जो मुआवजा है वो भी देने जा रही है। और इस वक्त मैं पंचकुला में उसी जगह पर मौजूद हूँ जो इन्फेक्टेड जोन है और यहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी डराने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुर्गियों की मौत हो रही है, पिछले 15 दिनों में 4 लाख मुर्गियां मर चुकी हैं। मनोज कुमार, लौटेंगे आपके पास लौटेंगे तो हरियाणा में क्योंकि बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है और इसी के मद्देनजर ये तमाम फैसले हरियाणा सरकार की तरफ से भी लिए गए हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चले, बर्ड फ्लू के मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में अगले 7 दिनों के लिए चिकन बेचने, दूसरे जिलों से मुर्गियां लाने पर रोक लगा दी गई है। बताया गया है कि हरियाणा से लाई गई कुछ मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हुआ है ये फैसला। इंदौर में अब तक 250 से ज्यादा कौओं की बर्ड फ्लू की वजह से मौत हो चुकी है, जबकि इलाके में दूसरे पक्षियों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। नगर निगम की तरफ से भी बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन का काम तेज कर दिया गया है। क्योंकि जू भी जो दिल्ली कॉलेज के पास वाला एरिया है और जो 1 किलोमीटर के अलावा जो 1 से लेकर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक का एरिया जो सर्वेलेंस जोन में लिया जाता है उसमें जू भी आता है। तो जू के हम लोगों ने सैम्पलिंग भी किया है, जू के सैंपल भी हम लोगों ने लैब को भेजे हैं। सारे टेस्ट उसके नेगेटिव है और साथ ही साथ जो दवाइयों का स्प्रे है, सुबह शाम दवाइयों का स्प्रे लगातार चल रहा है और पाउडर का छिड़काव भी एनक्लोजर में रेगुलर चल रहा है। इवन जो व्यू पॉइंट रहे वहाँ पर भी हम लोग स्प्रे कर रहे हैं इसका। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है।
और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिनों में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो बायजूस यंग जूनियर्स। बायजूस यंग जूनियर्स में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर दें। ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलाते हैं कुछ और कमाल के किट से। 13 साल का अंशुमन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर में रहते हुए अंतरिक्ष में जाने के सपने देख रहा है और इस सपने को हकीकत बनाने के लिए उसने नंबरों से दोस्ती कर ली है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाला अंशुमन साइंस ओलंपियाड में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आया है। आजमगढ़ के अहरोला कस्बे में रहने वाले 13 साल के अंशुमन के सपने अंतरिक्ष जितने ऊंचे हैं। वो एस्ट्रोनॉट बनकर अंतरिक्ष में जाना चाहता है ताकि वहां से अपना देश देख सके। क्या एम क्या है? एस्ट्रोनॉट। पिता पुलिस में है तो माँ प्राइमरी स्कूल की टीचर है। सामान्य परिवार में पला बढ़ा अंशुमन हर इम्तिहान में अव्वल आता रहा, लेकिन जब उसने 2019 में साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन यानी SOF में पूरी दुनिया में दूसरा नंबर हासिल किया तो परिवार और कस्बा दोनों चमक उठे। मम्मी मुझे पढ़ाती हैं, मैथ्स, साइंस, जीके जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं सब पढ़ाती हैं, और पापा जब आते हैं तो मुझे हिंदी पढ़ाते हैं और इंग्लिश। चिल्ड्रन कॉलेज में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले अंशुमन ने पहली बार 2011 में ओलंपियाड में हिस्सा लिया और 99.99% मार्क्स पाए। 2017 में तो 100% और 2019 में मैथ्स में 99.99, साइंस में 99.98 और जीके में 100% मार्क्स हासिल कर दुनिया में सेकंड रैंक हासिल की। अंशुमन को SOF ने विशिष्ट प्रदर्शन का सर्टिफिकेट भी दिया। When I am a small kid, I see all the things which are related to space, so I am inspired to become an astronaut. अपनी माँ की आंखों का तारा है अंशुमन। माँ उसकी बलाएं लेते नहीं थकती। ऐसा फील होता है कि इसका फ्यूचर ब्राइट होगा और हम चाहते हैं कि वो जो बनना चाहता है वो बने। बचपन से ही वो क्यूरियस था। I am proud of you, my son. बेटे के तेज दिमाग का कायल पूरा मोहल्ला भी है। पूरा मोहल्ला अंशुमन को दुआएं देता है कि उसकी वजह से गुमनाम सा ये मोहल्ला दुनिया के नक्शे पर नजर आया और देश का गौरव बढ़ा। ऐसे ही तो होते हैं वंडर किड्स यानी कमाल के बच्चे। वो बच्चे जो अभावों में जीकर भी मेहनत और लगन से बनते हैं यंग जीनियस।